तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आपको लेके आया हूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 8। अब कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर बताइए कि आप कितने लेक्चर बनाएंगे, क्या बनाएंगे। तो बच्चों पढ़ने में आप लेक्चर का ज़्यादा ध्यान मत दो, आप तो जो आपको आता है ना उसको आप आगे बढ़ते जाओ, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते जाओ और करते जाओ, जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं उसको आप लिखते जाओ। ठीक है बच्चों, चलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, क्योंकि अभी 2019 में अभी एक क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया कि लिथियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन। एस ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन। अब ये अपन केमिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन था, वो आगे करेंगे अपन। ठीक है, तो उसमें था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो आंसर क्या था आपका, लिथियम था। तो वो एक पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम एक पॉइंट लिखवाते हैं आपको, हम लिखवाते ही उस पॉइंट को। तो एक एक पॉइंट जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं जब क्वेश्चन सेट होंगे बच्चों, तो वो पॉइंट आपके कम आएंगे। उस पॉइंट के ऊपर पता चला क्वेश्चन सेट हो गया। अब जब उस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन सेट हो गया तो कैसे आपसे बनना चाहिए, ये हमारा टारगेट है, ताकि आपके नंबर अच्छे आए। ठीक है, चलिए चलते हैं वो अपन। कलर नंबर 1 प्रॉपर्टी है बच्चों, कलर एंड मैग्नेटिक। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 में कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नंबर 2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नंबर 3 क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड सॉफ्टनर। नंबर 4 फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड नंबर 5 फॉर्मेशन ऑफ जेंटिल कंपाउंड। तो बच्चों जेंटिल कंपाउंड एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन अपन को देखना है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी अपन आज देखेंगे, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सॉफ्टनेस, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब अपन देखेंगे। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपन कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कलर में तो हम ये देखते हैं कि कलर कौन से एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट कलर शो करते हैं। तो हम बोलते हैं एलिमेंट्स, फर्स्ट ए ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट ए ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड इन नेचर। ये क्या हो जाते हैं, कलर्ड नेचर का हो जाते हैं। पहला पॉइंट, एलिमेंट्स का मतलब क्या है आपका, एलिमेंट्स का मतलब है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, फ्रांशियम में ले नहीं रहा हूं। चलिए आगे, फर्स्ट ए, यदि मैं लिखता हूं यहां पे फर्स्ट ए ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक। अब मैंने एलिमेंट्स को हटा दिया, यहां पर एलिमेंट्स की जगह मैं कर दिया फर्स्ट ए ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक कैटायंस। अब कैटायंस में भी मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट मतलब 1+ चार्ज, मीन्स M प्लस कैटायन, यस आर कलरलेस। अब यहां पर क्या हो गया बच्चों, कलरलेस। यहां पे क्या होगा, कलर्ड मतलब रंगीन। ये रंगीन है, ये रंगीन आयन बनाएंगे। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम क्या है बच्चों, कलर्ड है, रंगीन है। और ये क्या होंगे बच्चों, कलरलेस हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक कैटायंस M प्लस आर कलरलेस। क्यों, अब उसका क्यों का कारण अभी अपन आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपने उतार लिया यहां पर। चलिए अगला पॉइंट अपन डालते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों हमारा थर्ड पॉइंट है सेकंड ए ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलरलेस। ये कलरलेस है, मीन सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो कलरलेस होंगे। कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये कलरलेस है। चलिए यदि एलिमेंट्स कलरलेस हैं यहां पर, तो अब यदि हम कैटायंस के बारे में बात करें तो वो क्या होंगे, तो हम बोलेंगे सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स, सेकंड ए ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जगह हमारा आ जाएगा कैटायंस। कैटायन में हमें बच्चों ध्यान रखना है कि M+2 होगा हमारा। कैटायंस में 2 इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के दोनों हम निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर धीरे से मैं यहाँ पर M+2 जो M+1 कर दूं, तो तुम क्या करोगे, तुम बोल दोगे साहब सेकंड ए ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक कैटायंस आर। इसको मैं मिटा देता हूं नीचे वाले को। पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा ये, सेकंड ये, थर्ड पॉइंट ये था, और ये फोर्थ पॉइंट ये मैं दे रहा हूं आपको। ये आपने लिख लिया होगा, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मिटा दूं, चलिए ये एक लाइन में ऐसा मिटा दे रहा हूं ताकि आप लिख पाए अच्छे से। चलिए अब मैं लिख रहा हूं सेकंड ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक कैटायंस। कैटायंस के बगल में M+2 लिख दिया है। क्या होगा यहां पर, M+2 कैटायंस आर
ये क्या था यहाँ पर कलरलेस, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, यदि मैं इसके कैटायंस लेता हूं, बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2 और बेरियम +2, तो ये सब क्या है, कलरलेस है। सेकेंड ए ग्रुप में यदि हम देख रहे हैं, सेकेंड ए ग्रुप का उनके यदि हम एलिमेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पर ये एलिमेंट्स है, हम बच्चों यहाँ पे इनके कैटायंस देख रहे हैं, लेकिन कैटायंस में हम +2 देख रहे हैं सब में, तो वो कलरलेस हमें मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं बच्चों हमें यहाँ पर, ये कलरलेस मिल रहे हैं। ये मेन पॉइंट इसके। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट के यदि हम एलिमेंट्स देख रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्या है, हमारे कलर्ड है। और जबकि यदि हम इसके कैटायंस देख रहे हैं तो वो क्या है बच्चों, वो हमारे पास कलरलेस है। ठीक है, आखिर ऐसा होता क्यों है, तो उसको कैसा होता है उसको हम देखते हैं। तो उतार लिया आपने, ठीक है। उसको इस टाइप से होता है बच्चों, यदि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने सपोज कीजिए हमने यहाँ पर बेरिलियम ले लिया, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 है, 2s2 है, तो ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर बेरिलियम यहाँ पे +1 कर दिया, तो यहाँ पर आपका 1s2 हो गया, 2s1 हो गया, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है। तो यहां पर जब 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं, तो ये कलरलेस हो गया। क्या हो गया, ये कलरलेस। और यदि एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये कलर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर ये कलर्ड हो जाएगा। मीन्स आपको जो भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो क्या होना चाहिए, वो वहां पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे, कलर्ड हो जाएंगे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कलरलेस। मैं इस बेरिलियम को बेरिलियम +2 करता हूं तो मैं दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, तो 1s2 हो जाएगा, 2s0 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी यहां पर कलरलेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कलरलेस, क्योंकि यहां पर फिर अंदर के आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं इसलिए क्या हो रहा है, यहां पर ये कलरलेस हो रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहां पर ये कलर्ड हो रहा है। चाहे ये कंसेप्ट आपका एस ब्लॉक में मिलेगा, पी में मिलेगा और डी में मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, बता लीजिए। चलिए आगे अपन देखते हैं यहां पर आखिर ये कलर्ड और कलरलेस क्यों मिलता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कारण क्या फर्क पड़ता है यहां पर। तो बच्चों हम लोग ये देखते हैं यहां पर कि यहां पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सपोज कीजिए यहां पर एक मेटल है। अब मेटल कौन सी है, कोई सी भी मेटल आपने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फर्स्ट ए या सेकंड ए मेटल आपने फर्स्ट ए की ले ली, या आपने यहां पर सेकंड ए की मेटल ले ली। इस मेटल में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, HNu लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जब वो लाइट को एक डेफिनेट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यहां पर ये शेल है या इसको हम ऑर्बिट बोलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करके अपर लेवल में, अपर शेल में जाएगा, और अपर शेल में जाएगा तो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को यहां पर इमिट करेगा। क्या करेगा बच्चों, यहां पर ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट, वेवलेंथ जिसको आपको पता है लैम्डा बोलते हैं आप, इमिट करेगा। तो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट इमिट करेगा, वो हमारी आंखों में आएगी। तो जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट, आपको पता है 7 कलर होते हैं, हर एक की वेवलेंथ अलग, तो जिस कलर की वेवलेंथ हमारे आंखों में आएगी वही कलर हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो निश्चित वेवलेंथ की लाइट को यहां पर एब्जॉर्ब करके अपर लेवल में जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहां पे वो क्या करेगा 10⁻⁸ सेकंड तक रुकेगा, और इतना समय तक रुकने के बाद ये वापिस अपने ग्राउंड स्टेट में जाएगा। इसको ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो एक निश्चित वेवलेंथ की लाइट को दिस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ए डेफिनेट वेवलेंथ ऑफ लाइट and goes to upper energy level, okay, goes to upper energy level, and after 10⁻⁸ second this electron come its original shell or orbit, and that original shell or orbit is called ground state। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ने एक निश्चित वेवलेंथ की लाइट को लिया,
ऊपर गया, हायर एनर्जी शेल जिसको बोलते हैं, वहां पहुंचा वो, 10⁻² तक रुका और वापस आ गया। इसको जाने और आने में उसने क्या किया, जो वेवलेंथ, एक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया और दूसरी वेवलेंथ की लाइट को एमिट किया, उसी को जिस वेवलेंथ की लाइट को एमिट करता है वही कलर हमें मिलता है। इसलिए जो अनपेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट को, जो विजिबल रीजन विबग्योर वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो हमें कलर्ड, चाहे वो आयंस हो चाहे वो एलिमेंट्स हो, यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड, उसका रंग हमें मिलता है, कलर हमें मिलता है। ठीक है बच्चों, तो वो कलर शो कर लेते हैं। कौन से कलर शो करेंगे, जो जिस वेवलेंथ की लाइट को वो इमिट करेंगे वो कलर शो करेंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है हमारे पास, इस फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में NS1 है, तो निश्चित रूप से ये एलिमेंट है इसलिए वो कलर शो कर रहा है। लेकिन जब हमने इसमें से फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की जगह हमने इसका कैटायन फॉर्म ले लिया तो ये NS0 हो गया, कैटायंस। तो एलिमेंट्स ने तो कलर्ड हो गए, लेकिन जब हमने कैटायन बनाया तो वो क्या हो गया, कलरलेस हो गया। क्यों कलरलेस हो गया, क्योंकि यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में उसके पास नहीं मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमें सेकेंड ए ग्रुप में भी देखा हमने। सेकेंड ए ग्रुप में एलिमेंट्स, सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो कौन से हैं बच्चों, सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स आपको पता है NS2 होंगे। ठीक है, तो वो वहां पर क्या हो जाएंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, तो क्या हो जाएंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, इसलिए वो कलरलेस हो जाएंगे। राइट, यदि हम इसके कैटायन देखेंगे तो कैटायन क्या बनेगा, इसका कैटायन हमारा बन जाएगा सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स का कैटायन NS0। ठीक है, जो बैलेंस शेल में है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। लेकिन कैटायन में आपको M+2 करना पड़ेगा, हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए इस तरीके से यदि हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं जो कलर शो करते हैं वो इसलिए कलर शो करते हैं क्योंकि उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहता है। चाहे बच्चों एस ब्लॉक हो, चाहे वो डी ब्लॉक हो, चाहे वो पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हमें कलर्ड मिलते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में यदि हम डी ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ना शुरू करेंगे तो सक्टिव, कर्मन, फीको, निकोसल, यदि हम एक लाइन को यदि हम देखें डी ब्लॉक की, तो उसमें भी वो सबके सब एलिमेंट्स अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चूंकि वहां मिलते हैं, और चूंकि वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं इसलिए वो वहां पर कलर्ड आयंस देते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में यदि हम बोलते हैं सक्टिव, कर्मन, फीको, निकोसल, फीको, निकोसल। अब ये हो गया बच्चों सक्टिव, ये हो गया आपका कर्मन, ये हो गया फीको, फीको ये हो गया यहां तक, और ये हो गया आपका निकोजल। तो जन भी बोल सकते हैं, जल भी बोल दीजिए। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। यदि हम इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमें कैसे मिलते हैं, इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमें इस टाइप से मिलते हैं कि यहां पर NS2 एंड ND1 स्कैंडियम यदि हम लेते हैं, चलिए स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, तो ये कौन सी सीरीज है बच्चों, 3D सीरीज है हमारी। क्या दिया मैंने, सक्टिव, ये सीरीज दे दी मैंने आपको 3D, सक्टिव, कर्मन, CR और कर और मन, कर्मन, फीको, निकोजल, ऐसे आप याद कर सकते हैं 3D सीरीज। आपको पूरी प्रोडेबल याद करवा दूंगा आने वाले वीडियोस में। सक्टिव, कर्मन, फीको, निकोजल में स्कैंडियम देखिए, स्कैंडियम में क्या होता है, स्कैंडियम हो जाएगा D1 एंड S2, 3D1 हो गया 4S2, मीन्स यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3D2 हो गया 4S2 हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये देगा नहीं देगा, बिल्कुल देगा, कलर्ड आयंस देंगे। तो आप देखेंगे यहां पर जो D10 है जिंक में और S2 है, तो यहां तो सब भर गए, 3D10 4S2 सब भर गए, तो क्या कलर देगा, बिल्कुल नहीं देगा कलर। क्या, हाँ बिल्कुल कलर नहीं देगा। क्यों, जो तुम यदि देखोगे ना ZnSO4 जिंक सल्फेट, ZnSO4,
ठीक है। ZnSO4 7H2O तुम यदि देखोगे तो इसका एक नाम है, क्या नाम है इसका? व्हाइट विट्रॉल। क्या बोलते हैं हम इसको? व्हाइट विट्रॉल। अब बच्चों इसको व्हाइट विट्रॉल क्यों बोलते हैं? व्हाइट क्यों है? क्यों व्हाइट है? ये व्हाइट क्यों है? क्योंकि जो जिंक है +2 के रूप में है जिंक। ये जो +2 के रूप में जिंक अकेला क्या होता है बताइए? 3D10 4S2। Zn को यदि मैंने +2 के रूप में कर दिया बच्चों तो क्या हो जाएगा? 3D10 4S0। यदि D10 है तो D पूरा भरा हुआ है, D भरा है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये कलरलेस। इस कलरलेस को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलेंगे व्हाइट कलर, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है व्हाइट विट्रॉल। तो यहां से यहां तक तो तुम्हारे कलर मिल रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात और आ सकती है कि सर ये जो कॉपर जो है, इस कॉपर का भी तो कुछ करो। इस कॉपर में भी तो हमारे पास दो चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी दो चीजें? यदि हम ये लेते हैं यहां पर कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, यदि हम ऐसा लिखते हैं तो देखिए कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप देखेंगे तो कॉपर का हो जाता है 3D10 एंड 4S1, क्योंकि S के इलेक्ट्रॉन D में चले जाते हैं, ठीक है, ज्यादा स्टेबल है, इसलिए आगे और डिटेल में पढ़ेंगे अपन, अभी मैं बता दे रहा हूं ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो यदि 3D10 4S1 हो गया, अब कॉपर में से यदि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दूं तो क्या बन जाएगा बच्चों? 3D10 एंड 4S0। यदि ये 3D10 4S0 D फिर भर गया, D भर गया यदि +1 में एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये जो क्यूप्रस है, यदि +1 मतलब लोअर वैलेंसी, लोअर वैलेंसी मतलब क्यूप्रस D10 है तो ये कलरलेस हो गया फिर से। लेकिन मैंने यदि यहां पर Cu+2 कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैंने और निकाल दिया, 3D9 4S0 हो गया, ठीक है। मतलब क्या हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया CuSO4 +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D9 तो क्या हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा। तो ये जो क्यूप्रिक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, कॉपर सल्फेट वाला जो आयन है, इसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, कलर्ड हो जाता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। जो कंसेप्ट डी ब्लॉक में जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, वही कंसेप्ट हमारा एस ब्लॉक में आ रहा है। एस ब्लॉक में वही कंसेप्ट पी ब्लॉक में है, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? कलर हो जाएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्लू विट्रॉल। इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा? ब्लू विट्रॉल, ठीक है। तो ये जितने भी है व्हाइट विट्रॉल, ऐसे FeSO4 7H2 ग्रीन विट्रॉल आयरन का, क्यों? क्योंकि उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। जहां पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं बच्चों, वो हमेशा कलर्ड होंगे, और जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो सबके सब क्या हो जाएंगे? कलरलेस। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कलरलेस है उसको व्हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, व्हाइट भी बोलेंगे हम। ये सीक्वेंस मैंने 3D सीरीज आज आपको डी ब्लॉक का दे दी है, जो हमें 12th में भी काम आ जाएगी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स सक्टिव, कर्मन, फीको, निकोजल, ठीक है बच्चों। सक्टिव, कर्मन, फीको, निकोजल, ठीक है। लिख लिया आपने? समझ लिया? बता लीजिए। हम ये देखते हैं कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, यदि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं, यदि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पेयर्ड हैं तो वो बच्चों डायमैग्नेटिक होगा। वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हमारे पास अनपेयर्ड हैं, यदि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहां पर अनपेयर्ड हैं तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो सब्सटेंस यहां पर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। यदि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो क्या हो जाएगा? वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में हम लोग ये बात करते हैं। डायमैग्नेटिक क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, एलिमेंट्स को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो रिपल हो जाता है। यदि हमने ये मैग्नेट दो यहां पे लगा दिए, नॉर्थ और साउथ के, हमने यहां पर इस टाइप से कोई सब्सटेंस हमने लगाया, इस सब्सटेंस को जैसे हमने यहां पर रखा इसके ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लगा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति जो रिपल होता है, दो सब्सटेंसेस विच आर रिपल फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, दोज substances which are repel from मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के प्रति रिपल करता हो,
अट्रैक्ट नहीं करता हो, जबकि पैरामैग्नेटिक क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो उसमें अट्रैक्ट होंगे, और ये क्या हो जाएंगे, यहां पर ये रिपल हो जाएंगे। तो इनका बैलेंस यदि हमने यहां पर ये बैलेंस है, बैलेंस लगाया हुआ है, रिपल हो जाएंगे तो थोड़ा सा इनका वेट कम हमें दिखाई देगा, ऊपर हो जाएंगे हल्के से, ठीक है। रिपल्शन होगा तो क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम सब्सटेंस को किसी को भी रखें, यह कंसेप्ट आपको डी ब्लॉक में भी काम में आ जाएगा 12th में। किसी भी सब्सटेंस को हम ठीक है बेटा, तो जैसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड में सब्सटेंस चाहे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो, चाहे पी ब्लॉक हो, चाहे एस ब्लॉक हो, हम किसी भी सब्सटेंस को यदि हमने मैग्नेटिक फील्ड में लेके रखते हैं और जैसे रखते हैं और उसका वेट हम देखते हैं कम हो रहा है, मतलब रिपल्शन हो रहा है। वेट कम होगा मतलब रिपल्शन हुआ, तो वेट कम होगा तो ऊपर चलेगा, बैलेंस ऊपर होगा तो आपको क्या होगा, कांटे में आपको ऐसा हल्का दिखाई देगा कि ये हल्का हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि यदि ये हल्का हो गया मतलब कि वो डायमैग्नेटिक है। क्या हो गया बच्चा, वो डायमैग्नेटिक है। और यदि पैरामैग्नेटिक है तो अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करेंगे तो वो नीचे जाएगा बैलेंस से, जैसे नीचे जाएगा तो ऐसा आएगा बैलेंस, ऐसा आएगा मतलब कि वो आपको वेट ज्यादा दिखाई देगा, नीचे है ना, तो वेट आपको यहाँ पर ज्यादा दिखाई देगा। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो डायमैग्नेटिक है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो वो पैरामैग्नेटिक है। तो अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हम बात करते हैं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे मिलते हैं, जैसे आप तत्काल पता लगा लेंगे। हमने लिया यहाँ पर लिथियम, लिथियम में क्या है हमारा 1s2 2s1 है। यदि लिथियम हमारे पास बेटा 1s2 2s1 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये पैरा हो गया, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। यदि हमने यहाँ पे लिया लिथियम कैटायन ले लिया, 1s2 है 2s0 है, मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये डायमैग्नेटिक हो गया। तो हमें क्या पता लगाना है यहाँ पर कि कौन सा आयन में कैटायन, जैसे सपोज कीजिए आपने बेरिलियम लिया, 1s2 है 2s2, s में तो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो आप क्या बोलेंगे बच्चा कि यहाँ पर ये डायमैग्नेटिक है, सर ये भी डायमैग्नेटिक है हमारे पास, ठीक है। यदि हम यहाँ पर बेरिलियम +1 कर देते हैं तो 1s2 2s1 हो जाएगा, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया। तो हम इसको डायमैग्नेटिक, क्योंकि हमने +1 यहाँ पे ध्यान देना है, हमने यहाँ पर +1 लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर बेरिलियम +2 लूंगा तो बेरिलियम +2 में क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, 2s0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, s में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2, s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, p में 6 है भरते हैं, भरे हुए हैं, d में 10 भरते हैं, भरे हुए हैं, तो वो सब के सब डायमैग्नेटिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक पता लगा लेते हैं। तो हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या बोलने लगते हैं, हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ये बोलने लगते हैं कि जो एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं एलिमेंट्स। और यदि हम आयंस के बारे में करते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं हम इसको, एलिमेंट्स क्या हैं ये, पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि उसमें एक क्या है हमारे पास, ns1 इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यदि हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की जगह हम कैटायन लेते हैं तो कैटायन क्या हो जाएंगे, अब कैटायन में आपको बगल में m+1 दिखना चाहिए, ये आपको देखना है। यदि हमें कैटायन में m+1 दिख रहा है मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, वो ns0 हो गया आपका, ठीक है। ऐसे यदि हम सेकंड ए ग्रुप लेते हैं, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स मींस एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, सब पेयर्ड है इसलिए वो डायमैग्नेटिक हो जाएंगे वो, क्योंकि यहाँ पर ns2 है। यदि मैं यहाँ पर सेकंड ए ग्रुप कैटायंस लेता हूँ, कैटायंस में मुझे क्या देखना पड़ेगा, m+2 वाला, B+2 है यहाँ पर, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, m+2 वाला देखना पड़ेगा। मैं B+2 को m+2 भी बोलूंगा, तो जैसे मैं m+2 यहाँ पर देखूंगा तो कैटायन क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर ये जो कैटायन हो जाएंगे इसके सेकंड ए ग्रुप कैटायंस क्या ले लिया मैंने, m+2, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर कि ये भी यहाँ पर डायमैग्नेटिक है क्योंकि ns0 हो गया। तो इस टाइप से हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चलो बच्चों, अब अपन ये आपने उतार लिया होगा, इसको उतार लीजिए।
अब हम अगला पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो सेकंड पॉइंट हम लोग ले रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो हमारे पास जो एल्कली मेटल है इनका आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी है, क्योंकि जैसे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों जैसे मैं फोटो देखता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं फोटो देखता हूं, फोटो मतलब कि मुझे फोटोस डालना है। फोटो मतलब फोटो नहीं जो अपन लोग फोटो खींचते हैं, ठीक है? फोटो का मतलब क्या है? हमें फोटोस डालना है। फोटोस मींस एचन्यू, एचन्यू मींस यूनिट्स ऑफ लाइट। ओके चलिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर हमने यहाँ पर फोटोस डाला। जैसे हम फोटोस डालेंगे तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स उनमें से निकलेंगे। यदि उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? यदि इलेक्ट्रॉन्स उनमें से निकलते हैं तो इसका मतलब ये हो गया, ये थोड़ा सा जो है माइक का कुछ हो रहा होगा, मींस इट्स ए यूनिट ऑफ लाइट। और जब ये यूनिट ऑफ लाइट होती है तो इसका मतलब क्या हो गया? जब ये यहाँ पे यूनिट ऑफ लाइट होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि एच न्यू हमने डालना है, लाइट को हमने डालना है। लाइट को हमने किसी सरफेस को के ऊपर जब हमने लाइट को डाल दिया और जो सरफेस जो मेटल की है उस मेटल में से यदि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट हो जाते हो तो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन, बहुत जानते हैं फिजिक्स में खूब आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन जो रहता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। कौन सी मेटल होना चाहिए? तो हम देखते हैं क्या हम डी ब्लॉक एलिमेंट ले लें? तो नहीं साहब आप ये नहीं ले सकते। आप क्या यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट ले लें? नहीं साहब नहीं ले सकते। क्यों? यदि आप एस ब्लॉक एलिमेंट ले लें, हाँ साहब आप ले सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो रहता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें देखने को मिलता है, डीओपी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखने को नहीं मिलता। अब ये सवाल उठता है बच्चों की एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ही देखने को क्यों मिलता है? तो वह एस ब्लॉक एलिमेंट्स में देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरी लो होती है ड्यू टू, इसको आगे लिखेंगे, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये ऐसा होता क्यों है बच्चों? लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कारण इसके अंदर जैसे लाइट पड़ती तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन निकले मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। क्यों हुआ? ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये अपन ने पहले पढ़ी हुई है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी इंक्रीज होती है, एक्सेप्शन को छोड़कर, वो सब पढ़ा हुआ है हमने। अब यहां पर ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है। तो इसका मतलब है कि जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो नहीं है, हाई है, तो क्या वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देते हैं? तो नहीं बच्चों, सारे के सारे नहीं देंगे। ये कौन से देंगे? तो हम देखेंगे जिसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हम लिथियम सोडियम देखते हैं, लीना ने की रब से फरियाद। ओके, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम, फ्रांसियो में हटा रहा हूं। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम में लिथियम और सोडियम नहीं देगा, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम हाँ सब ये देते हैं। ये पोटेशियम रुबिडियम सीजियम क्यों देते हैं? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पोटेशियम से नीचे की ओर जाने पर लो होने लगती है, सीजियम की सबसे ज्यादा लोएस्ट होती है। इसलिए ये जो सीजियम का जो मेटल है इसके ऊपर जैसे ही लाइट का फोटोन पड़ेगा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसलिए वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसका हम लोग यूज करते हैं? सीजियम का हम लोग यूज करते हैं। क्या लिथियम सोडियम का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज किया जाता है? बिल्कुल नहीं। किसका करते हैं हम लोग? सीजियम का करते हैं मेनली, सीजियम का हम लोग मेनली यूज करते हैं, ठीक है? क्या पोटेशियम का कर सकते हैं? यस। रुबिडियम का, इसका भी कर सकते हैं। यदि ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा आता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम किस किस मेटल का यूज करते हैं, ए ऑप्शन है हमारे पास पोटेशियम, बी ऑप्शन है रुबिडियम, सी ऑप्शन है सीजियम एंड डी है ऑल। तो आपको क्या करना है बच्चों? ऑल लगाना, ऐसा नहीं सीजियम पे लगा देना, ठीक है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसमें शो नहीं होता, यदि क्वेश्चन आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट शो बाय द फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो आप इसमें फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल्स में लिथियम और सोडियम दोनों लेंगे, लिथियम भी लगाएंगे और सोडियम भी, तो लिथियम और सोडियम दोनों ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते हैं, बोथ हो जाएगा ए एंड बी, ठीक है? इसका ध्यान रखना है हमें। ओके, क्लियर होगी बात? तो ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये शो करते हैं। कौन से एलिमेंट शो करते हैं? पोटेशियम रुबिडियम सीजियम।
ठीक है। ये जो सीजियम होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनोड के रूप में यूज होता है, ये कैथोड के रूप में। तो आप इसको ध्यान रखिए, ये मेनली सीजियम यूज होता है एज ए कैथोड, हम लोग यूज करते हैं इसको एज ए कैथोड यूज करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम इलेक्ट्रोड के रूप में इसका यूज कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल नहीं बना रहे। यदि हमने फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाना हो, सोलर सेल जिसको हम बोलते हैं, सोलर सेल यदि हमें बनाना हो तो सोलर सेल बनाने में जिस मेटल का हम लोग यूज करते हैं वो यहाँ पर सिलिका होता है। सोलर सेल बनाने में जिसका हम लोग यूज करते हैं मेटल का, वो मेटल क्या होती है, सिलिका होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जिस इलेक्ट्रोड का हम लोग यूज करते हैं बनाने के लिए वो सीजियम होता है। बात समझ में आ रही है अपने को? क्लियर है पूरा? इन बातों को थोड़ा सा ध्यान है, छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्या सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स के कंपाउंड्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। सेकंड है भाई बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम ये शो नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, लो की जगह क्या हो जाती है, हाई होती है। तो ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये यहां पर शो नहीं करेंगे। सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट भी शो नहीं करेंगे। डी ब्लॉक शो करेंगे? नहीं करेंगे। पी ब्लॉक नहीं करेंगे। एस ब्लॉक करेंगे। कौन से? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ओके, ठीक है। तो दिस सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बच्चों हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर या सॉफ्टनेस। तो बच्चों हम लोग, आपने उतार लिया होगा इसको, ठीक है, चलिए उतार लीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो बच्चों ये हमारा 8th लेक्चर था, आप लगातार इसको पढ़ते रहिए, मेरे साथ आप जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए। हर वीडियोस में कुछ ना कुछ मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है जो नीट के लिए, जेडब्ल्यू मेन के लिए और एडवांस के लिए और 11th के लिए काम की है। बच्चों मैंने यहाँ पर जो हमारे जो नोट्स जो आप लिख रहे हैं इसमें एनसीईआरटी कवर की हुई है। आपने अनुभव किया हुआ है कि एनसीईआरटी में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट के जो सीनियर टीचर्स हैं, मेरे जैसी हैं सब, तो सबने का कहना यही है कि एनसीईआरटी आप पढ़ लो। अब पढ़ें कैसे, उसको करें कैसे, उसका कंसेप्ट आपको इन वीडियो के माध्यम से हम लोग आपके पास पहुंचाते हैं, ठीक है बच्चों। लिखिए, उतारिए फटाफट। चलिए अब अपन थर्ड पॉइंट हमारा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर या सॉफ्टनेस। बच्चों जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इसके किस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनके स्ट्रक्चर होंगे और उनमें सॉफ्टनेस कैसे होगी। क्योंकि बच्चों आप देखते हैं कि सोडियम जो आपने लैब में देखा है, इस सोडियम को आप नाइफ के द्वारा काट सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसको आप these elements are cut by knife, these elements cut by knife। इसको आप नाइफ के द्वारा बच्चों काट सकते हैं, चाकू के द्वारा इसको हम काटा जा सकता है। इतने सॉफ्ट होते हैं और मेटल है, देखिए these are मेटल्स में आ रहे हैं और आप चाकू के द्वारा काट लो, भाई बड़ी बात है। तो कि हमारे पास चाकू है और चाकू के द्वारा हम लोग उसको काट रहे हैं। मेटल कहीं चाकू के द्वारा कटता है क्या बच्चों, बताओ। अच्छा, यदि हमारे पास लोहा है तो लोहे को तुम काट के बताओ, चाकू के द्वारा नहीं काट पा रहे हो। कॉपर है, सिल्वर है, इसको तो हम काट नहीं पा रहे हैं। लेकिन बच्चों यहाँ देखो आप, कितनी इंटरेस्टिंग वाली बात है कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम को हम लोग क्या कर रहे हैं, चाकू के द्वारा, नाइफ के द्वारा हम लोग उसको काट रहे हैं। अब इन एलिमेंट्स को आप चाकू के द्वारा कैसे काट पाते हैं, क्या कारण है इसके अंदर? तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो एलिमेंट्स होते हैं ये सॉफ्ट क्यों है, आगे इसकी सॉफ्टनेस वाली प्रॉपर्टी क्यों आ रही है, क्या कारण है। तो इन्होंने ये देखा यहाँ पर 2 पॉइंट आपको दिए। पहला पॉइंट क्या दिया, पहला पॉइंट ये दिया हमें कि ये इसलिए सॉफ्ट है क्योंकि इनके जो क्रिस्टल देखे गए, इनके क्रिस्टल थे बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर, बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर इनको मिले। जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं इनमें इनको पहला पॉइंट क्या मिला कि बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर्स इनको मिले, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इनको मिले। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो स्ट्रक्चर्स बनता है उसमें इन्होंने देखा कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े थे साइज में,
जितने भी जो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो बड़े बड़े साइज में थे, और चूंकि साइज में ये बड़े बड़े थे तो क्या हुआ इनमें जो पास पास में साइज बड़ा है, और साइज बढ़ेगा, यदि एटम का साइज बड़ा तो पास में, जैसे हम इतना हम एरिया ले रहे हैं, चलो इतना एरिया लिया हमने, अब इस एरिया को मैंने यहां पर प्लॉट करा, इतने एरिया को मैंने यहां पर प्लॉट किया, ठीक है, कौन से वाले सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स को मैंने यहां पर प्लॉट कर दिया। अब यहां का साइज आप जानते हैं, साइज सेकेंडरी का फर्स्ट डे से कम होता है, एटॉमिक साइज पढ़ा है अपन लोगों ने, तो अब मैं इसका साइज थोड़ा कम करूंगा, मैंने इसका साइज थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। जैसे मैं इसका साइज कम करता हूं तो मैं जैसे इसका साइज में भी यहां पर कम करता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि साइज कम करने से जो एटम्स होते हैं वो ज्यादा पास में आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। यहां पर जो है एटम्स दूर दूर है और यहां पर एटम्स ज्यादा पास में आ रहे हैं। ये जो एटम्स जब पास में आते हैं तो उसको अपन पेकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पेकिंग फ्रैक्शन। तो इसमें चूंकि पेकिंग फ्रैक्शन इनका कम हो गया, इनका पेकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया? 68% मिल गया। 68% क्या मिल गया? पेकिंग फ्रैक्शन मिल गया। तो चूंकि इनका पेकिंग फ्रैक्शन यहाँ पर 68% यहाँ पर मिल गया, इसलिए साइज के कारण एटॉमिक साइज, तो हम क्या बोलेंगे, इनका जो साइज है एटॉमिक साइज इनका क्या है? हाई है। चूंकि इनका एटॉमिक साइज ज्यादा बड़ा है इसलिए इनका पेकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया? लो हो गया, 68%। ठीक है बच्चों। जबकि सेकेंड में हम देखेंगे इनका जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा? यहाँ पर इनका एटॉमिक साइज हाई होगा, और यहां पर हाई है तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? लो हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? हमारा एटॉमिक साइज लो हो जाएगा। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज होता है, पता है अपने को। तो एटॉमिक साइज हमारा लो हो गया। अब जैसे एटॉमिक साइज हमारा लो हुआ तो जो पेकिंग फ्रैक्शन, क्योंकि साइज कम है तो क्या हो गया? एटम पास पास में आ रहे हैं ना हमारे पास, देखो एटम सब पास पास में आ रहे हैं, ठीक है ना। और जब एटम ये सब पास पास में आएंगे तो हमारा इसका जो पेकिंग फ्रैक्शन है वो हम देखते हैं 74% हमें मिलता है पेकिंग फ्रैक्शन। जो पेकिंग फ्रैक्शन जो पीएफ है वो कितना मिल रहा है हमें? 74%, मतलब एटम बहुत पास पास में आ रहे हैं। ठीक है, पेकिंग फ्रैक्शन हमारा बढ़ गया, यहाँ पे कम था यहाँ बढ़ गया। पेकिंग फ्रैक्शन के कारण क्या होगा? बढ़ने का इनका स्ट्रक्चर में भी चेंज हुआ है। इनका स्ट्रक्चर जो है वो एससीपी टाइप हो गया है हमारे पास। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा? एससीपी टाइप हो गया। एससीपी टाइप एंड एफसीसी टाइप, ये हमारे स्ट्रक्चर हमें मिल गए। क्योंकि इनके स्ट्रक्चर एससीपी एंड एफसीसी टाइप हो गए इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? जब स्ट्रक्चर एससीपी और एफसीसी टाइप हो गए इसलिए क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ये हार्ड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? हार्ड हो जाएंगे। और यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इनकी जो सॉफ्टनेस है, इनकी सॉफ्ट है और ये हार्ड है। सॉफ्ट क्यों है बच्चों? सॉफ्ट इसलिए यहाँ पर ये क्योंकि इनका जो पेकिंग फ्रैक्शन है वो 68% है, एटम दूर दूर है, एटॉमिक साइज इनकी ज्यादा है। ठीक है, स्ट्रक्चर इनका बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर है। अब इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या? तो ये बोलते हैं नहीं साहब, एक एक्सेप्शन इसमें मिलता है हमें। कौन सा एक्सेप्शन में मिलेगा? तो एग्जांपल में एक्सेप्शन छठवां हो जाएगा आपका, एग्जांपल में आ जाएगा एक्सेप्शन। तो बच्चों इसमें एक्सेप्शन कौन सा है? लिथियम एक्सेप्शन है। लिथियम का साइज छोटा है इसलिए एक्सेप्शन में आ जाएगा। उसको तुम काट नहीं सकते चाकू के द्वारा, सोडियम को तो काट लो चाकू के द्वारा। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको यदि आप देखोगे तो इनको आप चाकू के द्वारा काट सकते हो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। लेकिन लिथियम को तुम काट नहीं पाओगे, लिथियम का साइज छोटा है यहाँ पर, इनका साइज बढ़ गया है यहाँ पर। एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण दूर दूर है, मतलब पेकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ गया है और सॉफ्ट हो गया, इसलिए इनकी सॉफ्टनेस बढ़ गई है यहाँ पर। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन, लिथियम में एटॉमिक साइज छोटा होता है इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर किसका? एससीपी टाइप होता है। जनरली इसको हम बोलते हैं, ये जो एससीपी टाइप इसका स्ट्रक्चर बनता है वो लो टेम्परेचर पे होता है। कौन सा टेम्परेचर होता है बच्चों? लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर। किसी बच्चे ने कहा कि सर अक्षर बड़े कर दो, तो मैंने प्रयास किया आपको अक्षर बड़े करने का। ठीक है, लो टेम्परेचर पर यहाँ पर एससीपी टाइप स्ट्रक्चर कटेगा नहीं। ठीक है, यहां पर क्या देख रहे हैं आप? एससीपी एंड एफसीसी टाइप स्ट्रक्चर है। सेकंड पास में हो गया, 74% फ्रैक्शन, पेकिंग फ्रैक्शन चला गया, एटॉमिक साइज यहां पर लो हो गया और ये क्या हो जाएंगे? आपका हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, यदि अपन इनकी सॉफ्टनेस देखें बच्चों, आपने उतार लिया होगा इसको, बता लीजिए, फटाक से उतारिए जल्दी जल्दी।
चलिए, यदि हम यहाँ पर लिथियम से सीजियम की तरफ जाएंगे तो हम क्या बनेंगे, सॉफ्टनेस इसकी बढ़ेगी घटेगी, जल्दी बताइए। यदि हम लिथियम से हम कहा जा रहे हैं, लिथियम से हम जा रहे हैं सीजियम की तरफ, तो सॉफ्टनेस क्या हो जाएगी हमारे, इसकी सॉफ्टनेस यहाँ पर बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज इनका बढ़ता जाएगा। तो आप जो सॉफ्टनेस वाला जो पॉइंट है उसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, हम लोग इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर उतार लिया होगा आप लोगों ने, नहीं उतार लिया, ठीक, गुड, चलिए सब उतार लिया। कई बच्चे कहते हैं साहब कुछ गाना वाना गाओ, तो हमारा गाना क्या है बच्चों, लीना ने की रब से फरियाद, हाही लीदी बकनो फनिया, ठीक है, नामग अलसी पसकल अरणी, ठीक है, ये सब गाने आपको मिलेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी रिड्यूसिंग नेचर में, क्या बताया था, लिखवा सरका नामक, क्या बोला था, लिखवा सरका नामक, ये बोला था। चलिए, अब अपन इसको डायरेक्ट यदि मैं एक फॉर्मूला आपका इसका बना दूं तो मैं ये बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं, जो सॉफ्टनेस है वो सॉफ्टनेस क्या हो जाएगी, एटॉमिक साइज यदि बढ़ रहा है तो सॉफ्टनेस क्या हो रही है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो सॉफ्टनेस हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही, कम हो रही है, कम हो रहा है, सॉफ्टनेस उसकी बढ़ रही है, मतलब एटॉमिक साइज के साथ क्या हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया। दूसरा यहाँ पर सॉफ्टनेस यदि बढ़ रही मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी इसकी बच्चों, मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, मेटेलिक बॉन्डिंग, यदि सॉफ्टनेस बढ़ी तो मेटेलिक बॉन्डिंग कम हो जाएगी। यदि तुम उसको काट रहे हो सोडियम को तो उसमें मेटल में बॉन्ड वीक है ना, जब तो कट रहा है वो तो कटेगा ही नहीं, है कि नहीं। तुम लोहे को काट के बता दो, अच्छा कटेगा लोहा, नहीं कटेगा। तो लोहे में क्या, मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉफ्टनेस, तो जिसकी सॉफ्टनेस तुम बोलोगे बढ़ गई है, एटॉमिक साइज बढ़ गया, सॉफ्टनेस बढ़ गई, मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग कम हो गई, ठीक है। ऐसे ये दो फॉर्मूले से डायरेक्ट आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो मेटेलिक बॉन्डिंग लेफ्ट टू राइट आने पर क्या होगा हमारा, मेटेलिक बॉन्डिंग हमारी बढ़ेगी, सॉफ्टनेस हमारी कम हो जाएगी, एटॉमिक साइज हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो रहा है, एटॉमिक साइज यदि कम हो रहा है मतलब सॉफ्टनेस कम हो रही है, मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ रही है। ये दो फॉर्मूले आपके आपस में कोरिलेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों अपन ने तीसरी प्रॉपर्टी खत्म कर दी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए अब अपन, और बाकी जो ये क्या होते हैं बीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होते हैं वो आप सॉलिड स्टेट जब 12th में आएगा तो उसमें ये स्ट्रक्चर्स हम लोग देखेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स, ये हम उसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बच्चों ये लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कारण हमारे पास लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, तो लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास रहती है। अब फॉर्मेशन ऑफ यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बनना मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने हैं हमें, क्या बनाने हैं हमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बच्चों कैसे बनेंगे, अच्छा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेंगे जो कि जिसमें उसका साइज छोटा हो और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल को वो आपस में घेर ले, है ना। तो जिसका साइज छोटा होगा वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना पाएगा, ये दिमाग में बात रख लो। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज डायरेक्ट बाय द फॉर्मूला दो इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक है। यदि एटॉमिक साइज एक से अपना फॉर्मूला बना सकते हैं अपन, एटॉमिक साइज यदि उसका छोटा है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, एटॉमिक साइज छोटा नहीं है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाएगा। तो इसकी मेन कंडीशन क्या है बच्चों कि एटॉमिक साइज का छोटा होना चाहिए, मतलब स्मॉल एटॉमिक साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज कंपाउंड्स, स्मॉल एटॉमिक साइज एलिमेंट्स आर फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बस एक लाइन में आपका काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यदि मैं फर्स्ट ए की बात करूं, फर्स्ट ए में हमारा लिथियम का साइज छोटा है बच्चों, तो लिथियम बनाएगा, तो LiAlH4 इसका एग्जांपल हो गया हमारा, ठीक है। क्योंकि साइज किसका छोटा है बच्चों, लिथियम का, जिसका साइज छोटा है वही तो बनाएगा, तो लिथियम बनाएगा। दूसरा लिथियम यहां पर LiNH3
होल 4 एंड प्लस चार्ज प्लस 1 चार्ज, ये कंपाउंड हमें मिलता है। ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 ये बनाएगा, ठीक है। दूसरा LiNH3 प्लस 1 बनाएगा, ये दोनों बनाएंगे। लिथियम सोडियम बनाएगा, नहीं बनाएगा। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब नहीं बनाएंगे, साइज बड़े। चलिए सेकंड ए ग्रुप में देखते हैं अपन बच्चों। तो सेकंड ए ग्रुप में किसका साइज छोटा पकड़ो? बेरिलियम का, तो बेरिलियम बना लेगा, ठीक है। बेरिलियम के एग्जांपल देख लेते हैं। BeF4 माइनस ये यहां पे बना लेता है, BeF3 ये बन जाता है, या BeF5 माइनस ये दोनों बना लेते हैं। तो यहां पर ये कंपाउंड यहां पर बना लेते हैं। इसको अपन बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग यदि बात करते हैं यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाद में कि यहां पर क्या क्या लास्ट वाली जो हमारे पास बता लीजिए इसको, लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है, फिर हम उसको तरफ जाते हैं। वो लास्ट पॉइंट है हमारा जेंटिल कंपाउंड, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। ये तो है, शायद ये भी नहीं होगा, और बाकी 3 कंपाउंड थे, क्रिस्टल, फोटोइलेक्ट्रिक, ये सब है। जो नहीं है कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हमें पढ़ना है। एनसीईआरटी तो करनी है, उसके अलावा भी हमें कुछ कुछ करना है, ठीक है। हो गया, बता लिया आप लोगों ने। चलिए अब अपन, मैं एक पॉइंट आपको और दे देता हूं। वो पॉइंट है आपके पास कि यदि अपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का पॉइंट है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो सॉफ्ट होते हैं, ध्यान रखिए, जो भी सॉफ्ट होंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, जो भी सॉफ्ट होंगे, तो जो सॉफ्टनेस होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? दैट इज प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, दैट प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है। यदि सॉफ्टनेस यदि लो है, यदि सॉफ्टनेस यदि हम लेते हैं, यहां पर सॉफ्टनेस ज्यादा है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, इसको यहां पर 1 कर दिए। फॉर्मूला अपन बना रहे हैं, मैं फॉर्मूला बना के दे रहा हूं तुम्हें ताकि याद जल्दी हो जाए। क्योंकि यदि सॉफ्टनेस ज्यादा है मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा, 1 कर लीजिए। यहां पे 1 डेंसिटी कम हो जाएगी इसकी। सॉफ्टनेस ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग कम हो जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी उसकी, ठीक है। और उसको अपन इजीली कट कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टनेस ज्यादा है। तो इसका थोड़ा सा इसको भी आप सॉफ्टनेस वाले पॉइंट में डाल दीजिएगा, 1 मेल्टिंग पॉइंट, 1 डेंसिटी, ठीक है। चलिए बच्चों, अब अपन नेक्स्ट यदि अपन लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ जेंटिल कंपाउंड। चलिए जेंटिल कंपाउंड क्या होते हैं? जेंटिल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ जेंटिल। तो जेंटिल कंपाउंड क्या होते हैं? जेंटिल कंपाउंड्स। तो फॉर्मेशन ऑफ जेंटिल कंपाउंड्स में लिख लीजिए बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड है वो था, ध्यान रखिएगा दोनों है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड है आर रिएक्ट्स विद 13 to 15 group elements to form polynuclear anion. S block elements first and second are react with 13 to 15 groups. 13 मतलब बोरॉन से लेकर, ठीक है, बोरॉन हाईली बकनोफोनियम में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। 13 to 15 ऑक्सीजन 16 में जाएगा, तो कहां तक? बोरॉन टू, इसको आप ब्रैकेट में कह सकते हैं बोरॉन टू नाइट्रोजन, 15 ग्रुप। तो 13 to 15 ग्रुप एलिमेंट्स टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियर एनायन, ओके, polynuclear anion in which S block elements are present as cation or called gentle compounds। मतलब क्या हो रहा है बच्चों कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट जो फर्स्ट और सेकंड ए के हैं वो क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे बोरॉन से नाइट्रोजन के बीच के एलिमेंट के साथ में,
और पॉलीन्यूक्लियर एनायन किसका बनेगा? इन एलिमेंट्स का एनायन बनेगा। और जो एस ब्लॉक एलिमेंट चाहे वो फर्स्ट ए का हो चाहे सेकंड ए का हो, वो क्या करेगा? कैटायन के फॉर्म में देगा। जनरली आप दिमाग में रखिएगा, जब भी पॉलीन्यूक्लियर की बात करता है तो उसका साइज आप छोटा रखिएगा ताकि वो कंपाउंड बना पाए। जैसे बेरिलियम हुआ, छोटा साइज है तो वो बना लेगा। जैसे लिथियम है, छोटा साइज है, बना लेगा। ठीक है, तो मेटल में हमें सोडियम भी बना लेगा, उसका साइज छोटा है। लेकिन आप सीजियम को लेके जाओगे तो वो नहीं बनाएगा क्योंकि साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जेंटिल कंपाउंड है वो हमें इस टाइप से मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यदि हम लेते हैं कौन कौन से जेंटिल कंपाउंड हमारे, M2, यदि हमने लिया M2AS4, दूसरा लिया हमने M3AS5, तीसरा लिया हमने M4AS6। कुछ नहीं, आप 2, 3, 4 ऐसे याद कर लो, 4, 5, 6 ऐसे याद कर लो। जब आप इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ट्वाइस M। यदि हमारे पास यहाँ पर +2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्वाइस M हो जाएगा +2 के रूप में। +1 है तो हम यहाँ पर +1 कर देंगे, एल्कली मेटल है तो। प्लस हमारे पास 4AS यहाँ पर आ जाएगा, या फिर हम इसको 4AS ना करके AS4 करके पॉलीन्यूक्लियर है। क्या है यहाँ पर? ये पॉलीन्यूक्लियर, देखिए पॉलीन्यूक्लियर एनायन है, मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा? AS4 कितने प्लस हो गए? 2 प्लस, तो -2 कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियर, क्योंकि यहाँ पर AS4 है जो एक साथ जुड़े हुए मिलेंगे आपको। जो AS है, जो आर्सेनिक है, वो एक साथ जुड़े हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज जो है वो -2 मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने AS लिया, फिर हमने AS ले लिया, फिर हमने AS ले लिया, इस टाइप से हमें मिलेंगे। और AS हमने ले लिया तो इस टाइप से हमें मिलेगा, और यहाँ -2 चार्ज मिल गया, तो इस टाइप से हमें ये चार एक साथ हमें इस टाइप से मिलेंगे, तो वो एनायन के फॉर्म में होंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे? जेंटिल। क्या बोलेंगे? जेंटिल कंपाउंड्स बोलेंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी बच्चों जेंटिल कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने आज एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 4-5 प्रॉपर्टीज डिस्कस की। अगले वाले वीडियो में भी 2-3 प्रॉपर्टीज में डिस्कस करूंगा, और धीरे धीरे आपको एस ब्लॉक कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा। एक एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, उसको पढ़ना है, क्योंकि जो हमने पढ़ाया वही क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू।